जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के, ठीक है, 18 सितंबर को लगे हुए हैं। तो उसी के लिए हम संपूर्ण कोर्स चला रहे हैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यूपी ट्रिपल एससी पेट का। तो आप करना क्या है, अगर देखिए आपको बता दें कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग दोस्तों इसके बाद केवल एक मात्र वीडियो आएगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लगभग समाप्त कर दिए होंगे। तो आपको बता दें कैसे आप करना, तो आप जाइए प्ले लिस्ट के में या फिर साथियों हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके आप सीधा प्ले लिस्ट पे जाएंगे और दोस्तों ये मिल जाएगी आपको प्ले लिस्ट, जहाँ पे आपको यूपी ट्रिपल एससी का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स के नाम से। और साथियों किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप स्टैटिक जीके के लिए पढ़ना चाहते हैं साथियों, तो ये आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके वाला प्ले लिस्ट। इसमें आपको संपूर्ण स्टैटिक जीके क्लासेस लगी हुई मिल जाएंगी एक क्रम में किसी भी एग्जाम के लिए। और साथियों या फिर आप पत्र लेखन के बारे में पढ़ जाते हैं, यानी पत्र लेखन, तो आप इसमें पत्र लेखन पढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो या वनरक्षक के एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले प्ले लिस्ट से अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने पत्र लेखन भी कंप्लीट कराया है। उसके बाद मेरे साथियों आप इस वाले प्लेलिस्ट पे आइएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस संपूर्ण हिंदी, पुलिस के लिए संपूर्ण हिंदी आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस दोस्तों, यूपी स्पेशल क्लासेस बहुत ही अच्छे ढंग से हमने पूरा संपूर्ण करा दिया साथियों। आप जाकर के यहाँ से यूपी स्पेशल की क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार दोस्तों आपको दिखा दूं कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी पेड का भारतीय संविधान से संबंधित, देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, देखिए हमने पहले वीडियो में देखा था भारतीय संविधान के बारे में, दूसरे में हमने इसकी मुख्य विशेषताएं देखी, तीसरे में हमने नीति से तत्व देख लिया, चौथे में दोस्तों मौलिक अधिकार देखा और पांचवें में मौलिक कर्तव्य देख लिया, ठीक है। छठवें वीडियो में हमने संसदीय प्रणाली देखी और सातवीं वीडियो में हमने देखा क्या कि संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, हम सातवीं वीडियो में देख ली। आठवीं दोस्तों हमने सर्वोच्च न्यायालय देखा न्यायिक ढांचा में, और नौवीं वीडियो में हमने उच्च न्यायालय देख लिया। अब 10वां जो वीडियो है आज का, इसमें हम देखने वाले हैं जिला प्रशासन। क्या साथियों, जिला प्रशासन। और दोस्तों अगली वीडियो में हम स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में देखेंगे, यानी कि हमारा अगला वीडियो एकदम अंतिम वीडियो होगा। उसके बाद हमारे संविधान का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका पेट के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जिला प्रशासन संबंधित चीजें। तो साथियों अब हम देखने वाले हैं जिला प्रशासन, ठीक है। इसके पहले लगभग हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जिला प्रशासन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे साथियों। आपको एक चीज समझ में आता होगा, देखिए कोई भी चीज समझिए, जैसे मान लिया कि हमारा भारत है, ठीक है, हमारा भारत है, वो कितने राज्यों में बटा है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब जो साथियों ये राज्य है ना, वो जिला में बटे हुए होते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूं अपने यूपी की, क्या अपने उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। तो उन जिला में क्या प्रशासन है, उन जिलों के बारे में बात करेंगे कि 75 जिलों में किस प्रकार का प्रशासन होगा, ठीक है। हर जिले का मुखिया कौन होगा, हर जिले का दोस्तों राजस्व विभाग में कैसे काम होगा, उन चीजों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों जिला प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है, कलेक्टर, ठीक है। याद रखना, अगर आपसे पूछते हैं कि जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है साथियों, तो कलेक्टर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिलाधिकारी। क्या बोलते हैं, जिसे हम कलेक्टर या जिलाधिकारी दोनों हम कहते हैं। आपको बता दूं जिलाधिकारी को ही क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी हम उसको डीएम के नाम से जानते हैं। कभी कभार बच्चे डीएम जानते हैं, फिर डीएम जानते हैं, डीएम का नाम जानते हैं, मगर ये नहीं पता होता कि डीएम को ही हम क्या बोलते हैं, जिलाधिकारी, यानी उसका फुल फॉर्म ही होता है जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। और कलेक्टर आपने सुना होगा दोस्तों, आपने मूवी देखी सूर्यवंशम दोस्तों, उसमें हीरा लाल की बहुत ही, ठीक है, वो कलेक्टर बन जाती है। तो कलेक्टर मतलब दोस्तों वही जिलाधिकारी को ही कलेक्टर कहते हैं। जब देखिए राजस्व संबंधी बात होती तो उसको हम कलेक्टर कहते हैं, जब प्रशासन संबंधी बात होती है तो उसको हम जिलाधिकारी कहते हैं। तो आपने सूर्यवंशम पिक्चर हजारों बार देखी होगी, उसमें आपने जो हीरा ठाकुर है उसकी बहू के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो चलिए अगर आपने देखा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो जिला का सबसे बड़ा मुखिया कौन होता है, जिला प्रशासन का सबसे बड़ा मुखिया कौन सा होता है दोस्तों, तो जिलाधिकारी, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं। और आपको बता दें वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता, मतलब वो दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई ना कोई अधिकारी होता, जैसे आपको पता है IAS IFS, ठीक है। तो दोस्तों
ये आईपीएस, ठीक है। देखिए 3 होते हैं जिला प्रशासनिक अधिकारी दोस्तों, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। दोस्तों उसी में से आपका जिला प्रशासन का अधिकारी होता है, यानी कि डीएम जो आता है वो वहां से आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है, तब आपको साथियों को बताना जिला अधिकारी बताना, कलेक्टर नहीं बताना है। अगर देखिए प्रशासन संबंधी, ठीक है, प्रशासन संभालने संबंधी अगर पूछ ले सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो डीएम होता है दोस्तों, जिसको हम जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में डीएम होते हैं, ठीक है। और आपको बता दें अगर वो पूछे कि जिला का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी, दोस्तों राजस्व जो पैसे इकट्ठा करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, तब दोस्तों कलेक्टर होता है। जबकि दोनों को दोस्तों दोनों सेम ही होता है, एक ही व्यक्ति होता है, मगर दोस्तों जब राजस्व की बात करेंगे, राजस्व कलेक्ट किया था इसीलिए कलेक्टर कह देते हैं। और जिला अधिकारी क्या करते हैं दोस्तों, जिले की देखभाल करता है, यानी प्रशासन संबंधी कहीं पे विवाद ना हो, ठीक है। मान ले साथियों कोई त्योहार होता है तो जिला प्रशासन एक एडवाइजरी जारी करता है, भैया कि सभी लोग सतर्क रहें, पुलिस वालों से निवेदन है ना, ये सब चीजें देखिए वही करता है, ठीक है। तो ये चीज समझ सकते हैं कि जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी यानी प्रशासन संबंधी, मतलब प्रशासन बिगड़ने न पाए दोस्तों, उसका जिम्मेदार कौन होता है, जिला अधिकारी होता है। और कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। तो कलेक्टर क्या होता है, राजस्व संबंधी सबसे बड़ा अधिकारी। आपको बता दें जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, जिला अधिकारी ही होता है, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, याद कर लेना। अब देखिए समझिए कहना क्या चाह रहा हूं कि कलेक्टर अपने जिला की समस्त तहसीलों ग्रामों के प्रशासन की देखरेख करता, मतलब जो कलेक्टर होता ना तो समस्त तहसील, देखिए जिला के अंतर्गत तहसीलें होती और तहसीलों के अंतर्गत दोस्तों गांव होंगे, ठीक है। तो तहसीलों के और गांवों के प्रशासन की देखरेख करता है और वह जिले में चल रहे सभी कार्यों का नियंत्रण भी करता है दोस्तों, ठीक है। जिला में कौन से काम हो रहे हैं, ठीक है, सही से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सब पे नियंत्रण कौन करता है, जिला अधिकारी, जिसको हम डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर कहते हैं। बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा कि भैया कि जिला अधिकारी जो होता है, देखिए एक जिले में कई सारी तहसीलें होती है और कई सारी तहसीलें के अंतर्गत आपको पता ब्लॉक भी होते हैं और गांव भी होते हैं, सबकी देखरेख कौन करता है, सबके नियंत्रण कौन करेगा दोस्तों, जिला अधिकारी करेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जिले में गांव व तहसील छोटी इकाइयां होती, देखिए जिले में गांव तहसील छोटी इकाइयां, आपको पता है जिला बड़ा होता है उसमें दोस्तों छोटे छोटे गांव होते हैं, तहसील होती हैं, तो ये छोटी इकाइयां हैं। और आपको बता दें जिले में गांव के सुव्यवस्थित विकास के लिए दोस्तों आपको पता है विकास खंडों का निर्माण करते हैं। देखिए विकास खंड आपने सुना होगा, ठीक है, कि दोस्तों आपके जिले में विकास खंड होते हैं, जैसे कि हमारा विकास खंड दोस्तों अमावा लगता है, ठीक है। और देखिए एक विकास खंड के अंतर्गत बहुत सारे गांव आते हैं, तो याद रखेंगे जिले में गांव व तहसील छोटी इकाइयां हैं और जिले में गांव के सुव्यवस्थित विकास के लिए दोस्तों विकास खंड का गठन किया था। और आपको बता दें विकास खंड के लिए बीडीओ तथा गांव के लिए वीडीओ होता है दोस्तों, जो कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को दोस्तों क्रियान्वित करता है। समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आपके कई सारे गांवों को मिलाकर के दोस्तों एक क्या होगा, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक। इस तरह से पंचायती राज में आपने देखा होगा ना, तो ब्लॉक होता है दोस्तों, ब्लॉक जिसको हम विकास खंड बोलते हैं ना, तो ब्लॉक होता है दोस्तों, विकास खंड होता है। अब देखिए विकास खंड में बैठता है आपका बीडीओ। साथियों ये क्या करता है, तो देखिए कोई योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है तो बीडीओ क्या करता है दोस्तों, अब बीडीओ के अंतर देखिए, बीडीओ के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, वीडीओ आते हैं, ठीक है। देखिए वीडीओ क्या होता है, पूरे ब्लॉक में एक होगा बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और इस वीडीओ के अंतर्गत दोस्तों कई सारे वीडीओ होते हैं। वीडीओ का देखिए फुल फॉर्म का विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट। अब देखिए एक वीडियो के अंतर्गत कई सारे गांव आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए वीडियो हर एक गांव का अलग नहीं होता दोस्तों, एक वीडियो के अंतर्गत कई सारे गांव आते हैं, ठीक है। और दोस्तों कई सारे वीडियो किसके अंतर्गत आएंगे, तो वीडियो के अंतर्गत। तो आपको बता दें कि देखिए कोई भी योजना कहां चलती है, तो विकास खंड से, विकास खंड नाम ही विकास खंड है। अब मान ले दोस्तों ये विकास खंड है और यहां पर ही बैठता दोस्तों बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो यहीं बैठा रहता है, मगर साथ में आपको बता दें जो वीडियो होते हैं ये गांवों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये आपको बता दें कि वीडियो क्या करता है, मान ले दोस्तों कोई एक योजना आई, समझिए मान ले शौचालय योजना आई, ठीक है, शौचालय योजना चलाई गई। अब देखिए शौचालय योजना चलाई गई तो इसकी सब पूरी डिटेल किसके पास आएगी दोस्तों, बीडीओ के पास। अब यही दोस्तों सब कुछ क्रियान्वित करेगा, वीडियो को बताएगा, जाइए आप गाँव जाइए, सबको बताइए इस योजना के बारे में, इसका सब कुछ लाभ पहुंचाइए, ठीक है। तो वीडियो गाँव जाकर के दोस्तों सबको जानकारी
इसकी देता है। तो याद रखेंगे कि विकास खंड के विकास के लिए दोस्तों एक वीडियो होता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों वीडियो होते हैं जो कि कई गांव में होते हैं दोस्तों, यानी कि एक वीडियो के अंतर्गत दोस्तों कई सारे गांव आ सकते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को दोस्तों आपके घर घर तक पहुंचाते हैं। और आपको बता दोस्तों यही वीडियो होते हैं जो प्रधान के साथ मिल करके दोस्तों बहुत सारा पैसा अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए वीडियो की वैकेंसी भी आई थी ना दोस्तों, वही वाली वीडियो वैकेंसी जिसका एग्जाम हुआ है। तो वही दोस्तों ये क्या करते हैं, गांव के बारे में सोचते हैं ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी जिसको बोलते हैं। अब समझ में आया होगा, जैसे कि अब समझ में आएगा जिसका एग्जाम लगा, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी अगर आप ये पेपर पास कर लेते पेट का, तभी आप वीडियो के एग्जाम दे पाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम एक तरीके से आपको बताने वाले हैं कि जिला प्रशासन वरीयता क्रम, दोस्तों राजस्व संबंधित जिला प्रशासन वरीयता क्रम कैसे होगा, ठीक है। किस प्रकार से दोस्तों जिला में प्रशासन होता है, शासन होता है, या फिर राजस्व इकट्ठा किया था, वो चीजें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए आपको पता सबसे पहले क्या होता है, एक देश होता है, ठीक है। देश के अंतर्गत कई सारे राज्य होते हैं और राज्य के अंदर क्या होता है, जिला। जैसे कि आपका यूपी है तो यूपी में टोटल कितने जिले हैं, तो 75 जिले। कितने साथियों, 75 जिले। अब जिला के बारे में बात करें तो देखिए पूरे जिला का एक मेन होता है, ठीक है। पूरे जिला का एक मेन होता है जिसको हम जिला अधिकारी कहते हैं, ठीक है। पूरे जिला को, जिला का मेन जो होता है दोस्तों उसको जिला अधिकारी बोलते हैं। अब देखिए जिला को दोस्तों उप संभाग में बांटते हैं और उस उप संभाग का दोस्तों जो मेन होता है उसको बोलते हैं उप जिलाधिकारी। क्या, उप जिलाधिकारी, जिसको हम एसडीएम बोलते हैं ना, समझ गए, ये डीएम होता है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे, एसडीएम सब है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो एसडीएम दोस्तों उसके बोलते हैं इसको हम हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में ना, शॉर्ट फॉर्म में एसडीएम, ठीक है। तो उप संभाग होता है। अब देखिए कुछ उप संभागों हम तहसीलों में बांटते हैं। तो तहसीलों में दोस्तों क्या होता है, तहसीलों में साथियों क्या होता है, उसका मेन क्या होता है, तहसीलदार होता है, ठीक है। तहसीलदार होता है। और फिर दोस्तों उसी के नीचे दोस्तों तहसीलदार के साथ ही दोस्तों क्या होता है, नायब तहसीलदार, जो कि तहसीलदार से छोटा पोस्ट होता है, ठीक है। याद रखेंगे तहसीलदार से हल्का छोटा पद होता है साथियों, और तहसीलदार की तरह ही ये भी काम करता है दोस्तों। अब एक तहसील को दोस्तों कई सारे राजस्व वृत्त में बांट देते हैं और उस राजस्व वृत्त के अंतर्गत कौन होता है, कानून गो होता है साथियों। और देखिए और राजस्व वृत्त को दोस्तों किसमें, हल्का में बांटते दोस्तों। और हल्का का प्रमुख कौन होता है, लेखपाल होता है। और लेखपाल साथियों को बता दें कि कह सकते हैं। और दोस्तों फिर दोस्तों कई गांव मिला के गांव हल्का बनता है दोस्तों, तो गांव का कौन होता है, अमीन होता है। चलिए अब हम नीचे से ऊपर तक चलेंगे, अब आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आपने सुना होगा, आपसे पूछेगा कि राजस्व इकट्ठा करने में सबसे छोटा अधिकारी कौन सा होता है, दोस्तों लेखपाल भी होता है, ठीक है। अब पता है एक चीज आप समझेंगे कि साहब हमने अमीन क्यों लिखा, अमीन देखिए वैसे इसका कहीं आपको उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता देखिए अमीन के काम खत्म हो चुके हैं। अमीन वो होते दोस्तों जो घर घर जाके आपसे पैसे वसूलते थे, जैसे कि मान लिया नहर का सिंचाई का पैसा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह की सिंचाई के पैसे घर घर आता था दोस्तों, घर घर से लेके जाता था, ठीक। ये अमीन का काम था। मगर साथियों लगभग अमीन के काम समाप्त हो गए हैं। तो आपको बता दें कि देखिए गांव में कौन आता पैसे लेने दोस्तों, अमीन होता, ठीक है। तो इसका काम खत्म कर दिया गया लगभग दोस्तों, ठीक। अब देखिए यहां से आपका शुरू होगा, ठीक है, लेखपाल से। देखिए कई सारे गांव को मिलाकर दोस्तों एक हल्का बनता है, कई सारे गांव को मिलाकर एक हल्का बनता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, लेखपाल। यहां से दोस्तों राजस्व कौन इकट्ठा करता है, लेखपाल। कई सारे गांव, 4 से 6 गांव को मिलाकर दोस्तों एक हल्का बन गया, और उस हल्के से दोस्तों कौन पैसे वसूलेगा, राजस्व वसूलेगा दोस्तों, तो लेखपाल, ठीक है। अब देखिए और कई सारे हल्के मिलकर दोस्तों एक राजस्व वृत्त बनता है, जिसका दोस्तों मेन कौन होता है, कानून गो। यानी लेखपाल से बड़ा अधिकारी कौन होगा, कानून गो ना। अब देखिए लेखपाल पैसे वसूल के ले जाएगा कई गांव से दोस्तों, इसको दे देगा राजस्व वृत्त को, ठीक है। अब देखिए कई सारे राजस्व वृत्त को मिलाकर दोस्तों क्या बनेगा, आपका तहसील बनेगा। और तहसील का प्रमुख कौन होगा, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ठीक है। याद रखेंगे नायब तहसीलदार। अब दोस्तों जो तहसील, कई सारी तहसीलों को मिलाकर दोस्तों एक उपसंभाग बनता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, उप जिलाधिकारी। और कई सारे उपसंभाग को मिलाकर दोस्तों एक जिला होता है, जिसका मेन होता है जिलाधिकारी। तो आपको यहां पे देखिए समझ में आएगा कि राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, राजस्व एकत्र करने का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, जिलाधिकारी होता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा होगा। साथियों एक चीज ये यहाँ पे आप कर लेना कि दोस्तों जो नायब तहसीलदार है ना, नायब तहसीलदार, देखिए इसके पास एक बहुत अच्छी शक्ति होती है दोस्तों। ये सबसे छोटा न्यायिक पद होता है दोस्तों, ये सबसे छोटा न्यायिक पद होता है। मतलब कि अगर देखिए सबसे छोटा पद जो दोस्तों न्याय सुना दे, ठीक है। जैसे कि गांव में मान लो लड़ाई हो गई 2-3 लोगों में दोस्तों, तो उसके लिए न्यायिक फैसला कौन सा कर सकता है, तो सबसे छोटा पद होता है नायब तहसीलदार का। चलिए हम आपको बताते हैं। तो याद रखेंगे सबसे छोटा न्यायिक पद कौन होता है, नायब तहसीलदार दोस्तों। जैसे कि मान लिया कि गांव में छोटा मोटा झगड़ा हो गया, तो नायब तहसीलदार दोस्तों जाके सुलझा सकता है
और इसके पास ये अधिकार भी होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए जिला प्रशासन कार्य क्या क्या होते हैं। जिला प्रशासन के कार्य आपको बता दें कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना। दोस्तों देखिए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना मतलब किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो, कोई उत्पात ना मचाया जाए, एकदम सब लोग शांति तरीके से रहें। दोस्तों इसके लिए आपको पता है पुलिस प्रशासन होती है। क्या होती है? पुलिस प्रशासन होती है जिले में शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, वैसे जिला प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो आपको बताएं हम डीएम होता है। ठीक है, चलिए दूसरा काम क्या होता है जिला प्रशासन का? तो भूमि व्यवस्था संबंधित कार्य। दोस्तों जैसे भूमि व्यवस्था संबंधित कार्य, जैसे भूमि का मापन हो गया, खसरा बनाना, खतौनी बनाना, लगान वसूलना, ये सभी काम के लिए कौन होता है? लेखपाल होता है। क्या होता है? इस काम के लिए दोस्तों कौन होता है? तो भूमि संबंधित कार्य के लिए दोस्तों लेखपाल होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? लेखपाल होता है साथियों। और नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर देना, ये भी दोस्तों जिला प्रशासन के ही कार्य होते हैं। सबको दोस्तों सुरक्षित फील कराना, ये भी जिला प्रशासन के ही कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए समझिए भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली कैसे होती, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए भूमि व्यवस्था व लगान की वसूली समझिएगा, जिला प्रशासन का दूसरा प्रमुख कार्य होता है भूमि संबंधी कार्यों की देखभाल और कर वसूलना। देखिए जिला प्रशासन का ही कार्य होता है। मान ले दोस्तों किसी ने दोस्तों अवैध कब्जा कर लिया किसी चीज पे, तो वो जिला प्रशासन का ही कार्य है उसको छुड़ाए। ठीक, या फिर किसी गरीब को दोस्तों किसी ने खेती हड़प ली, तो वो भी जिला प्रशासन का ही काम होता है साथियों। ठीक है, तो समझिएगा कि जिला प्रशासन का दूसरा कार्य क्या होता है? भूमि संबंधी कार्यों की देखभाल करना और कर वसूलना साथियों। कर वसूलना जैसे नहर का हो गया दोस्तों और खेतों का। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों जो कर वसूले जाते हैं वो भी जिला प्रशासन का ही कार्य होता है। आपको बता दें कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण, नाप, पैदा होने की उपज, लगान आदि का ब्यौरा रखते हैं। दोस्तों देखिए जो आपका लेखपाल होता है ना साथियों, देखिए लेखपाल वाले में ग्रामीण परिवेश में पढ़ाया होगा। ठीक है, कि लेखपाल जो होता है ना वो आपके घर यानी कि आपके खेतों का 3 बार साल में दौरा करेगा, रबी की फसल, जायद की फसल और दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि वो आएगा दोस्तों। देखिए उसके पास जो खसरा खतौनी होता है ना उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपने कौन सी फसल बोई है, कितने हेक्टेयर बोई है और क्या क्या लगाया है ना, ये सब चीजें, कौन सी भूमि आपकी खाली पड़ी, ये सब चीजें भरना होता है। मगर दोस्तों लेखपाल अपना काम सही से करता नहीं है साथियों। ठीक है, तो ये सब चीजें किसके होते हैं? ठीक है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल, इन सब का काम क्या होता है कि कृषि योग्य भूमि का बंटवारा करना, नाप करना, उसका पैदा होने की उपज देखना, लगान वसूलना, ये सबका ब्यौरा कौन रखता है? ये सभी लोग रखते हैं। और आपको बता दें कि प्रशासन दोस्तों, अकाल पड़ गया, कोई सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई है ना, महामारी आ गई, संक्रामक रोग आ गया या फिर दोस्तों बाढ़ आ गया वो तेजी से, या फिर आग लग गई दोस्तों, इन समय भी दोस्तों क्या करते हैं? नागरिकों की सहायता करते हैं। आपको पता है कि मान लिया साथियों क्या हुआ कि किसी किसान दोस्तों 2 बीघा जमीन पे दोस्तों क्या लगाया था? अपने 2 बीघा खेत में दोस्तों गेहूं लगाया था और आग लगने से फसल जल गई, तो आप कहते हैं मुआवजा मिलेगा। तो मुआवजा कौन दिलाता है दोस्तों? आपके लेखपाल ही करता है, अपना रिपोर्ट लगाता है। ठीक है, लेखपाल आएगा, वो देखेगा कि हाँ भैया वास्तव में जला है, कितना जला है, उसकी नाप करेगा, वही रिपोर्ट लगाए दोस्तों, तभी आपका पैसा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे आप देखते हैं कि ओला इस बार गिरे हैं और किसानों को राहत सरकार देगी, तो राहत कैसे देगी? अब राहत देखिए किसान, देखिए सरकार को क्या कैसे पता कि भैया किस किसान के यहाँ ओला गिरे हैं, किसका नष्ट हुआ, कितना नष्ट हुआ, तो वो सब चीजें कौन दिखेगा? लेखपाल ही वो सब रिपोर्टें लगाता है, तब जाके दोस्तों ऊपर से मदद आ पाती है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम पुलिस प्रशासन के बारे में देख लें। आपको बता दें कि पुलिस का कार्य क्या होता है? कानून व्यवस्था की स्थापना करना, मतलब देश में या फिर राज्य में या फिर जिले में या फिर गांव में दोस्तों कानून व्यवस्था की स्थापना करना, कि मतलब किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सब कुछ सुचारू रूप से चलता है दोस्तों, ये काम किसका होता है? पुलिस का कार्य होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों समझिएगा, पुलिस लोगों के जान व माल व अधिकारों की रक्षा करता है। तो जान माल मतलब कि जान माल अधिकार, आपको पता है सब आप जानते हैं, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। पुलिस क्या करती है? लोगों के जान माल और अधिकारों की रक्षा करती है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? डीजीपी का सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है, पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद दोस्तों डीजीपी का होता है और सबसे छोटा पद दोस्तों कांस्टेबल का होता है। क्या होता है? कांस्टेबल। आप जानते हैं कि जो भी आपकी 40,000 वैकेंसी आएंगे ना, ये सबसे छोटा पद होता है। ठीक है, तो 40,000 वैकेंसी आ रही है पुलिस की, वो क्या होगी? सबसे छोटा पद होगा। याद रखें पुलिस विभाग में सबसे बड़ा पद डीजीपी का होता है और सबसे छोटा पद किसका होगा? कांस्टेबल का। ठीक है, चलिए और आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों कि प्रत्येक जिला में 5 से 6 सर्किल होते हैं और उन सर्किल का प्रमुख कौन होता है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट।
ठीक है, जिसमें दोस्तों 10 थाने आते हैं। देखिए प्रत्येक जिला में 5 से 6 सर्किल होते हैं और देखिए और उन सर्किल में देखिए एक सर्किल में दोस्तों लगभग 10 थाने आते हैं। देखिए समझिएगा, एक जिला है ना, एक जिला, तो एक जिला में दोस्तों कम से कम 5 से 6 सर्किल होंगे। कितने? 5 से 6 सर्किल होंगे और उस एक सर्किल के अंतर्गत दोस्तों लगभग 10 थाने आते हैं और उस 10 थानों का एक इंचार्ज होगा, उसे हम डिप्टी सुपरिटेंडेंट कहते हैं। समझ गए बिल्कुल अच्छे से? अब समझिए, ठीक है, यानी कि लगभग 10 थाने किसके अंतर्गत आएंगे? तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के, है ना, समझ गए, बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिएगा कि पुलिस इंस्पेक्टर थाने का प्रमुख होता है। जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है दोस्तों वो थाने का प्रमुख होता है और इसके अधीन सब इंस्पेक्टर, सिपाही व चौकीदार। देखिए जो इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, है ना, इंस्पेक्टर, वो क्या होता है साथियों? वो पूरे थाने, एक थाने का प्रमुख। देखिए अब समझिएगा, मान लिया दोस्तों एक थाना है तो इसका प्रमुख कौन होगा? तो पुलिस इंस्पेक्टर होगा, पुलिस इंस्पेक्टर होगा। और देखिए ऐसे ही 10 थाने होंगे तो 10 थाने पे किसका कंट्रोल होगा? तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए पुलिस इंस्पेक्टर थाने का प्रमुख होता है तथा इसके अधीन सब इंस्पेक्टर आते हैं, जिसको आपको पता है दरोगा जिसको कहते हैं ना, सब इंस्पेक्टर। आपने फॉर्म जो अभी जो भर्ती हुई थी 9500, वो क्या होते हैं? वो इंस्पेक्टर के अधीन होते हैं ना, तो सब इंस्पेक्टर। और फिर सिपाही भर्ती आपको पता है, ठीक, वह चौकीदार होते हैं। और आपको बता दें प्रत्येक जिले में दोस्तों एक जेल भी होता है जिसका प्रमुख दोस्तों जेलर होता है। ठीक, अभी आपने सुना था जेल वार्डन की नौकरी, जेल वार्डन ना, तो वो दोस्तों जेल में काम करते हैं। ठीक, वो भी जेल के कांस्टेबल होते हैं। ठीक है, और उनकी सहायता के लिए डिप्टी जेलर होते हैं। ठीक, और जेल वार्डर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक जिले में एक जेल होती है साथियों। ठीक है, लगभग साथियों। ठीक है, और जिसका प्रमुख कौन होगा? जेलर होगा। उनकी सहायता के लिए क्या होता है? डिप्टी जेलर। चलिए अब जिला न्यायालय के बारे में देख ले साथियों। ठीक है, क्योंकि जिला के बारे में बात करें, जिला न्यायालय भी पढ़ना जरूरी है। अब जिला न्यायालय के बारे में दोस्तों अनुच्छेद 233 से 237 के बीच में बताया गया है। आपको बता दें कि अधीनस्थ न्यायालय को जिला न्यायालय कहते हैं, हमने बताया था। एक बार दोबारा आपको समझा दें। सबसे ऊपर होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पूरे देश का दोस्तों ये क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, पूरे भारत का। ठीक है, यहाँ का जो न्यायाधीश होगा उसको बोलेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो यहाँ का दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को ही दोस्तों हम भारत का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, जो कि अभी कौन है? NV रमन्ना जी हैं। ठीक है, अभी बदल जाएंगे, ललित जी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जस्ट नीचे दोस्तों कितने 25 हाई कोर्ट होते हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट। तो ये दोस्तों हर राज्य में होता है। ठीक है, देखिए एक से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। अब देखिए अब हाई कोर्ट के अंतर्गत दोस्तों, हाई कोर्ट के अंडर दोस्तों, ठीक है, जिले में दोस्तों, हर जिले में दोस्तों क्या होता है? जिला न्यायालय होता है। तो जिला न्यायालय क्या है दोस्तों? अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। अधीनस्थ मतलब किसी के अंडर में। ठीक है, तो जिला न्यायालय क्या है दोस्तों? एक अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं इसको। और आपको बता दें कि जिला न्यायालय को 2 भागों में बांट देते हैं। पहला दोस्तों दीवानी न्यायालय और दूसरा आपराधिक न्यायालय। देखिए दीवानी न्यायालय का होता है उसमें हम मारपीट नहीं करते दोस्तों, जिसमें आपको पनिशमेंट के रूप में केवल दोस्तों हर्जाना लगेगा। जैसे जायदाद हड़प ली किसी की, रुपए पैसे ले लिए, है ना, तलाक हो गए, ये सब दीवानी मामले होते हैं। तलाक हो गया, है ना, तो ये सब क्या होता है दोस्तों? दीवानी मामले होते हैं। और देखिए आपराधिक मामले कहते हैं मारपीट हो गया, चोरी हो गया, हत्या हो गया, मर्डर हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं? आपराधिक मामले। तो समझ जाइएगा कि जिला न्यायालय को दोस्तों 2 भागों में बांट देते हैं। पहला दीवानी न्यायालय और दूसरा आपराधिक न्यायालय। दीवानी मामले मतलब दीवानी न्यायालय में दोस्तों कौन कौन से मामले आएंगे? तो जायदाद संबंधी, रुपए पैसे, धोखाधड़ी, है ना, ये वाले चीजें। और दोस्तों आपराधिक न्यायालय में कहेंगे मारपीट, हत्या, चोरी वाले। और आपको बता दें कि जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? जिला न्यायाधीश कहलाता है। देखिए आपसे पूछेगा कि जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है? जिला न्यायाधीश होता है। और यह समझिएगा, यह दंडित किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति दंडित है दोस्तों, उसको मृत्युदंड सुना सकता है। आपसे पूछेगा क्या जिला न्यायाधीश किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है दोस्तों। अगर उसने उस लायक काम किया है तो मृत्युदंड दे सकता है। हालांकि दोस्तों वो व्यक्ति ऊपर जा सकता है, अपील कर सकता है आपके हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर राष्ट्रपति के पास, मगर दोस्तों ये मृत्युदंड दे सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए जब जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों पर विचार करता है, मतलब जब दीवानी मामलों में सुनवाई करता है, दीवानी मामले मतलब जायदाद हो गए, रुपए पैसे हो गए, इन मामलों में जब सुनवाई करता है तो उसे हम जिला न्यायाधीश कहते हैं। समझिएगा, जब कोई न्यायाधीश दीवानी मामले सुनता है, जब कोई न्यायाधीश क्या करता है? दीवानी मामलों को सुलझाता है या उस पर विचार करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जिला न्यायाधीश कहते हैं। परंतु साथियों जब वही न्यायाधीश
देखिए जब वही न्यायाधीश क्या करता है, आपराधिक मामलों पर विचार करता है, तो हम उस न्यायाधीश को क्या बोलते हैं, सत्र न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखना कि जिला न्यायाधीश को हम जिला न्यायाधीश का कहते हैं जब वो दीवानी मामले देखता है, और सत्र न्यायाधीश का कहते हैं जब वो आपराधिक मामले देखता है। ठीक है, देखिए है एक ही व्यक्ति, जैसे हमने देखा था कि डीएम और कलेक्टर दोस्तों, जिलाधिकारी और कलेक्टर हैं एक ही चीज, मगर दोस्तों जब वो राजस्व संबंधी बात करता है तो हम कलेक्टर कह देते हैं, और जब प्रशासन संबंधी बात करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जिलाधिकारी बोल देते हैं। उसी प्रकार से जब वो दोस्तों दीवानी मामले देखेगा तो उसको जिला न्यायाधीश बोलेंगे, और जब आपराधिक मामले देखेगा तब उसको हम सत्र न्यायाधीश बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में देख लें, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति देखते दोस्तों, आपको बता दें कि जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय की सलाह पे की जाती है दोस्तों। जैसे मान लिया आपने उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर यहाँ जिला में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो पहले साथियों उस राज्यपाल क्या करेगा, वहां के उच्च न्यायालय से सलाह लेगा। ठीक, उच्च न्यायालय कहाँ, जो हाई कोर्ट है आपका प्रयागराज में, वहां सलाह लेकर के दोस्तों इसकी नियुक्ति की जाएगी। और आपको बता दें कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा संघ आयोग की सिफारिश पे किया जाएगा। समझिएगा, देखिए जो आपका मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा, और दोस्तों अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके आधार पर, राज्यपाल किसके आधार पर करेगा, तो उच्च न्यायालय सलाह लेगा तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सलाह पर ही करेगा जिला न्यायाधीश के अन्य नियुक्ति। ठीक है, चलिए ग्राम न्यायालय का होता है दोस्तों, आपको बता दें कि ग्राम न्यायालय के बारे में बात करें तो गांव में जो न्यायालय होते हैं, आपको बता दें कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। और बता दें कि इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, किसकी सलाह पर, तो उच्च न्यायालय की सलाह पर दोस्तों, ठीक है, राज्यपाल द्वारा की जाए, किसकी, ग्राम न्यायालय। ठीक है, और ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश न्यायाधिकारी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश को हम क्या बोलते हैं, न्यायाधिकारी कहते हैं। जैसे जिला में जिला अधिकारी ना दोस्तों क्या बोलते हैं, देखिए गांव के, देखिए ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश क्या होता है, जिला न्यायाधिकारी कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों एक ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल अदालत। देखिए मोबाइल अदालत क्या होता है कि साथियों आप फोन करिए और आपको वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, मोबाइल अदालत का मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए चलने में सक्षम नहीं है, आपके पास नहीं है दोस्तों सहारा, तो आप फोन करिए, मोबाइल से फोन करिए कि हाँ सर हमारे यहाँ ऐसी बात, हमें न्याय चाहिए, तो आपके घर तक आ जाएगा दोस्तों। तो मोबाइल अदालत क्या होता है, मोबाइल अदालत का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो हरियाणा के दोस्तों मेवात जिले से दोस्तों वर्ष 2007 में किया गया। आपको बता दें इसे पहियों का न्यायालय कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप फोन करेंगे ये पहियों पे चलते हो दोस्तों, आपके घर तक आ जाता, तो इसे पहियों का न्याय कहते हैं। और इसके जनक दोस्तों हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे। याद रखेंगे मोबाइल अदालत के जनक कौन है, तो APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से साथियों। चलिए दोस्तों तो आपको बता दें आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलने वाले हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट पर, ऐसे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, UPSSC पेट क्लासेस, ठीक, स्टैटिक जीके क्लासेस, संपूर्ण हिंदी क्लासेस और दोस्तों संपूर्ण UP स्पेशल क्लासेस। तो आप जाइए एक बार जरूर देखिए, कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।